इस वीडियो में हम उत्तराखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण जन आंदोलनों की चर्चा करेंगे। यह उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग का एक टॉपिक है आप लोगों के पास, तो सारे के सारे जो आंदोलन होंगे वो हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, तो एक टॉपिक हमारा पूरा कवर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए जानकारी है, अगर आप लेक्चरर स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ओनली 59 रुपीज़ पर मंथ हमारा कोर्स अवेलेबल है। आपको चैनल ज्वाइन करना होगा और आपको पीडीएफ नोट्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट जो है वो टीचमिंट ऐप पर उपलब्ध मिलेंगे। तो इतना कम रेट इसलिए ताकि ऐसे लोग जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप स्क्रीनिंग के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस मेन सब्जेक्ट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 89 रुपीज़ की मेंबरशिप लेनी होगी। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जन आंदोलनों में कुली बेकार आंदोलन को हम पढ़ेंगे। और कुली किसे कहा जाता था, तो कुली का काम जब आम आदमी से लिया जाता था, खासकर राजशाही के टाइम पे या अंग्रेज़ों के टाइम पे, तो अंग्रेज़ इसको काफ़ी बढ़ावा देते थे। तो पारिश्रमिक भी नहीं देते थे कुली का काम लेने के बदले, उसे कुली बेगार कहा जाता है। और गांव के प्रधानों को यह दायित्व दिया जाता था कि वो एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित संख्या में जो रूलर्स हैं उनको कुली उपलब्ध करवाएं। उनके पास रजिस्टर दिया जाता था बाकायदा, जिसमें वो व्यक्तियों के नाम लिखते थे और सभी को बारी बारी कुली का काम करना होता था, या अगर नहीं करने का कोई इच्छुक होता था तो उसे बाध्य करवाया जाता था। इस घोषित बेगार के अतिरिक्त अगर शासक वर्ग जो है भ्रमण के दौरान उनके ऐशो आराम, उनके खाने पीने की सुविधाएं भी कुली को जुटानी होती थी। कुली बेगार आंदोलन के कारण हम देख लेते हैं, क्योंकि जो धनी वर्ग है वो हमेशा ही लाभ कमाने के लिए गरीब तबके का शोषण करता है और अपना हित जो है सबसे ऊपर रखता है। इसके अलावा जो प्रधान जमींदार या फिर पटवारी जिनको ये जिम्मेदारियां दी जाती थी, ये आपस में मिले हुए होते थे और इससे जनता के मध्य असंतोष बढ़ता गया, क्योंकि ये अपने फायदे के लिए इस कुरीति को बढ़ावा देने लगे थे और इसके विरोध में लोगों ने इस कुप्रथा के खिलाफ एकजुट होकर एकत्रित होने लगे। फिर कभी कभी कुछ कार्य ऐसे होते थे जैसे कमोड को साफ करवाना या फिर गंदे कपड़े ढोना, इस तरह के काम करवाए जाने लगे। इससे भी लोग जो हैं विरोध में एकजुट हुए। अंग्रेजों द्वारा क्योंकि कुलियों का शारीरिक और मानसिक रूप से दोहन कर किया जा रहा था, तो इस कारण भी ये भी एक मुख्य कारण था इस आंदोलन के लिए। इसकी पृष्ठभूमि हम जान लेते हैं, तो सबसे पहले 1857 का जो विद्रोह था उसकी चिंगारी कुमाऊं में फैली उत्तराखंड में, किंतु वहां उठे विद्रोह को अंग्रेज कुचल देते हैं तुरंत ही, और दमन के क्षोभ छिटपुट रूप में विभिन्न समय में फूटता रहा। तो जो दमन के बाद जो है छिटपुट रूप से जो आंदोलन है वो गति पकड़ता रहा। अंग्रेजों द्वारा कुमाऊं के जंगलों की कटान भी की जाने लगी। अत्यधिक दोहन जो उन्होंने जंगलों का किया, इससे भी लोगों में असंतोष उपजा और 20वीं सदी के पूर्णार्ध यानी समाप्ति में कुली विद्रोह के रूप में ये फूट पड़ा जो लोगों का गुस्सा था। 1913 में कुली बेगार यहाँ के निवासियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया और इसका विरोध जो है बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में शुरू हुआ, जो कि अल्मोड़ा अखबार के माध्यम से शुरू किया गया। तो बद्रीदत्त पांडे जी का विशेष योगदान है कुली बेगार मूवमेंट में। 1920 में नागपुर में अधिवेशन होता है कांग्रेस का। बद्रीदत्त पांडे जो है गांधी जी से आशीर्वाद लेते हैं और इस कुरीति के खिलाफ जन जागरण करने में जुट जाते हैं। इस आंदोलन को सर्वप्रथम खबियाड़ी गांव अल्मोड़ा से शुरू किया गया था। अब आने वाले समय में क्वेश्चन आपको थोड़ा डेप्थ में अगर पूछा जाए तो कौन से गांव से शुरू हुआ, तो खबियाड़ी गांव है जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है। अब आंदोलन की बात कर लेते हैं। आंदोलन की शुरुआत उत्तरायणी पर्व के दिन, यानी जो अब मकर संक्रांति हम बोलते हैं, मकर संक्रांति के पर्व पे 14 जनवरी 1921 को हुई। इस आंदोलन में विभिन्न गांवों से जन सैलाब आया, बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और विशाल जन आंदोलन ये बन गया था। सरयू और गोमती के संगम के मैदान पर इस आंदोलन की शुरुआत होती है और इस जुलूस में सबसे आगे एक झंडा था, उसमें लिखा था कुली बेगार बंद करो। और इसके बाद जो है सरयू के मैदान में बद्रीदत्त ने कहा कि पवित्र सरयू का जल लेकर बागनाथ मंदिर को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करो कि कुली उतार, कुली बेगार और बर्दाइश नहीं देंगे। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उत्तराखंड में कुली बेगार किन रूपों में पाई जाती है, और ये तीनों ही ऑप्शन उसमें थे। आंसर उसका ऑल ऑफ द अबव था। तो थोड़ा सा ये बात भी आपको ध्यान रखिए, कुली बेगार को जो है कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दाइश के रूप में भी जाना जाता है।
अंततः 1923 में इस बेगार प्रथा को बंद कर दिया गया। इस सफल आंदोलन के बाद बद्रीदत्त पांडे जी को जनता ने कुमाऊं केसरी की उपाधि दी थी। तो कुमाऊं केसरी की उपाधि जो बद्रीदत्त पांडे को मिली वो कुली बेगार आंदोलन के सफल संचालन के लिए ही मिली है। इस आंदोलन से महात्मा गांधी काफी प्रभावित होते हैं और बागेश्वर आए और चनोदा में जो है गांधी आश्रम की स्थापना होती है। शांतिलाल त्रिवेदी का नाम आपको यहाँ से ध्यान रखना है। यंग इंडिया में इस आंदोलन के बारे में गांधी जी ने लिखा कि इसका प्रभाव संपूर्ण था, यह एक रक्तहीन क्रांति थी। तो इस स्टेटमेंट अगेन इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो मूवमेंट है वो टिहरी राज्य मूवमेंट है, टिहरी राज्य आंदोलन। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1947 से पूर्व भारत में राजाओं और उनकी रियासतों का बोलबाला था। ठीक वैसे ही यहाँ भी टिहरी राजशाही हुआ करती थी, जिसमें कई जगह जनता को अंग्रेजों के साथ साथ उन राजाओं का भी अत्याचार सहना पड़ता था। एक तरह से दोहरी ये यातना थी। इसी के संदर्भ में टिहरी राज्य आंदोलन हुआ, जो कि श्रीदेव सुमन के नेतृत्व में होता है। 1939 में श्रीदेव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली आदि के प्रयासों से प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो प्रजामंडल की स्थापना किस सन हुई? 1939 में हुई। श्रीदेव सुमन इसके मेन लीडर थे और इनके साथ साथ इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। पूछा जा सकता है कि इनमें से किसका संबंध प्रजामंडल से नहीं है। इससे आंदोलन में विस्तार की जन जागृति हुई और मई 1944 में श्रीदेव सुमन जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और 84 दिन तक लगातार भूख हड़ताल पर बैठे रहने के कारण 25 जुलाई 1944 में इनकी डेथ हो जाती है। भारत की आज़ादी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है श्रीदेव सुमन उत्तराखंड की हिस्ट्री में, क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं, आप लोग जो है 84 दिन तक वीडियोस कंटिन्यू नहीं देख रहे हैं और वो 84 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे और इस टिहरी राज्य के लिए। भारत की आज़ादी के पश्चात टिहरी के सकलाना में राज्य के विरुद्ध विद्रोह फूट गया और जन आंदोलन शुरू हो गया। परिस्थितियों को तत्कालीन महाराजा जो मानवेंद्र शाह थे, हमने हिस्ट्री में डिस्कस किए हैं इन राजाओं के शासनकाल, तो मानवेंद्र शाह ने परिस्थितियों को भांपा और उन्हें लगा कि आंदोलन अब जो है काफी फैल गया है, इसको रोकना संभव नहीं हो पाएगा। तो फाइनली वो 1949 में जो विलीनीकरण प्रपत्र है उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और 1 अगस्त 1949 को टिहरी जो है संयुक्त उत्तर प्रदेश का जिला बन जाता है। अगला जो आंदोलन है वो डोला पालकी आंदोलन है। ये अगेन एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसको शिल्पकार बनाम सवर्ण दूल्हों का ये आंदोलन है और इसके दौरान, यानी अगर जनरली पूछा जाए तो ये सोशल एक मूवमेंट है, सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन था। इसका उद्देश्य जो है, जैसे सवर्ण दूल्हों को अधिकार दिया जाता था, डोला पालकी में बैठकर उनकी शादी जाती थी, तो ऐसा ऐसा जो एक तरह से अधिकार है वो शिल्पकारों को नहीं था। तो इस संबंध में डोला पालकी का जो बैठने का अधिकार नहीं था, इसके विरुद्ध जो है शिल्पकारों ने जयानंद भारती के नेतृत्व में आंदोलन किया। बाद में शिल्पकारों को भी डोला पालकी में बैठने का अधिकार मिला था। और एक बात और ध्यान रखनी है कि हरिप्रसाद ने 1911 में यहाँ के यानी उत्तराखंड से रिलेटेड जो दलित हैं उनके लिए शिल्पकार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो मूवमेंट है वो मैती आंदोलन है। मैती आंदोलन की बात करेंगे तो कल्याण सिंह रावत का नाम आपको यहाँ से ध्यान रखना है। मैती आंदोलन ये पर्यावरण संबंधी आंदोलन है और सामाजिक रीति के रूप में समूचे गढ़वाल में प्रसिद्ध है। यह आंदोलन पर्यावरण संरक्षण के रूप में एक अनूठी मिसाल पेश करता है, जो गढ़वाल में ही नहीं अपितु समस्त विश्व में अपनी छाप छोड़ चुका है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ मैत का अर्थ मायका होता है, जबकि मैती जो है वो मायके वालों को कहा जाता है। इसमें लड़की शादी के बाद एक पेड़ लगाकर उसे अपना मैती बनाती है। मैती आंदोलन की शुरुआत कल्याण सिंह रावत ने की और इसकी प्रेरणा उन्हें चिपको आंदोलन से मिली थी। आगे बढ़ते हैं। जब एक ही जगह पर 5-5 वृक्ष लगाने के बाद भी नतीजा शून्य मिला, तो हालात को ध्यान में रखकर यह कहा कि जब तक हम भावनात्मक रूप से सक्रिय नहीं होंगे, तब तक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम सफल नहीं होंगे। थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। इस मूवमेंट की जो बिगिनिंग है, शुरुआत 1996 में चमोली के ग्वालदम में राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता थे कल्याण सिंह रावत जी, अभी भी हैं वो। तो ये ध्यान रखना है, उन्होंने सबसे पहले स्कूली बच्चों से शुरुआत करके धीरे धीरे समस्त गांव के लोगों को प्रेरित किया। इन्होंने गरीब, विकलांगों, महिलाओं और छात्रों के बीच सामाजिक कार्यों के कारण
मैती संगठन की पहचान सभी वर्गों के बीच में बनाई। इसमें जब लड़की की विदाई होती है तो मैती जो बहनें होती हैं या दूल्हा दुल्हन को गांव के एक निश्चित स्थान पे ले जाकर फलदार पौधा दिया जाता है तथा वैदिक मंत्रों द्वारा दूल्हा इसे रोकता है और दुल्हन इसे पानी से सींचती है। दूल्हे की इच्छानुसार दूल्हा अपनी इच्छानुसार कुछ पैसे उस दौरान देता है और इस पैसे का उपयोग जो है पर्यावरण सुधारक कार्य या फिर समाज के जो निर्धन बच्चे हैं उनके पठन पाठन में उस पैसे का उपभोग किया जाता है। इसके अलावा आंदोलन के जो परिणाम हैं, रिजल्ट्स अगर देखें तो इस आंदोलन के परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहे। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण के अलावा वन्य जीवों की रक्षा के साथ-साथ अंधविश्वास के खिलाफ भी चेतना जगाई है। इसके अलावा यह आंदोलन उत्तराखंड के साथ-साथ देश के कई राज्यों में भी अपनी जड़ें जमा चुका है और ख़ास बातें यहाँ से ध्यान रखने वाली हैं। कनाडा की जो पूर्व प्रधानमंत्री वो मैती आंदोलन की खबर पढ़कर कल्याण सिंह रावत से मिलने गौचर आ गई और कनाडा में इसका प्रचार प्रसार शुरू किया। मैती परंपरा से प्रभावित होकर कनाडा सहित अमेरिका, नॉर्वे, चीन, इंग्लैंड, नेपाल में भी विवाह के मौके पर पेड़ लगाए जाने लगे हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट थे मैती आंदोलन से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, अगला जो मूवमेंट है चिपको मूवमेंट की बात करेंगे। ये वन ऑफ द फेमस है उत्तराखंड में। 70 के दशक में इसकी शुरुआत 1972 में जब वनों की अंधाधुंध कटाई यहाँ पर हो रही थी तो उसको रोकने के लिए 1974 में चमोली जिले के गोपेश्वर में गौरा देवी द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। गौरा देवी एक 23 वर्षीय विधवा थी। इनके पति की जल्दी मृत्यु हो जाती है और चिपको आंदोलनकारी जो महिलाएं हैं वो 1977 में इन्होंने एक नारा दिया जो काफी प्रसिद्ध हुआ। क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के अधिकार। तो ये नारा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चिपको आंदोलन की को गति तब मिली जब इससे पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जुड़े तो इन्होंने इसको विश्व स्तर तक ख्याति प्रदान की। इन्होंने शिखर तक इस आंदोलन को पहुंचाया। सुंदरलाल बहुगुणा जी का फेमस नारा है, एग्जाम में ये भी पूछा गया है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया, तो आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। और 1981 में चंडी प्रसाद भट्ट को इस आंदोलन के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1987 में इसी आंदोलन को चिपको मूवमेंट को सम्यक आजीविका पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आइए थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं मीनिंग ऑफ चिपको मूवमेंट। इसका मीनिंग क्या था, पेड़ कटने से बचाने के लिए महिलाएं जो है पेड़ों से चिपक जाती थी और पेड़ों को काटने नहीं देती थी, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। जब सैकड़ों की संख्या में महिलाओं को पेड़ों से चिपका देखा तो जो पेड़ काटने आए मजदूर उनके होश उड़ गए और उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा था। धीरे धीरे ये आंदोलन दूसरे इलाकों में भी पहुंचा। अल्मोड़ा और नैनीताल में आंदोलनकारियों ने जगह जगह हो रही जंगल की नीलामी को भी रोका। अब आगे बढ़ते हैं, आगे उत्तराखंड में जो नशा विरोधी आंदोलन हुए उनके बारे में जानते हैं। तो पुरुषों द्वारा शराब के अत्यधिक सेवन से महिलाओं को सर्वाधिक दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है, आज भी भुगतना पड़ता है। इसलिए भारत की आज़ादी के पश्चात उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा महिला संगठनों के माध्यम से नशा मुक्त उत्तराखंड हेतु आंदोलन शुरू किया गया और आंदोलन का प्रभाव इतना रहा कि तत्कालीन सरकार द्वारा बीच बीच में कई क्षेत्रों में शराबबंदी लागू की गई, लेकिन बाद में पुनः इसे चालू कर दिया गया। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी द्वारा 1984 में नशा विरोधी आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन का नेतृत्व संभाला गया। नशा नहीं रोजगार दो, ये उस टाइम पे नारा दिया गया जो पूरे राज्य में फैला दिया गया। आंदोलन का प्रभाव व्यापक रहा और तत्कालीन सरकार द्वारा नैनीताल, अल्मोड़ा आदि जिलों में शराबबंदी लागू कर दी गई, लेकिन कुछ समय पर पश्चात जो है आंदोलन का प्रभाव धीरे धीरे कम पड़ता गया और शराब बिक्री पुनः प्रारंभ हो गई। एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है, 2019 में उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो पूर्व चीफ जस्टिस हैं रमेश रंगनाथन, इनके प्रयास से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य में नशे के खिलाफ संकल्प नशा मुक्ति देवभूमि अभियान चलाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत जिला और तहसील स्तर पर समितियों का गठन किया गया है और ये समितियां जो हैं ऐसे बच्चों का इलाज जो नशे के आदी हो चुके हैं उनकी काउंसलिंग और उनके पुनर्वास के साथ साथ भांग, डोडा इत्यादि की खेती व दुकानों में प्रतिबंधित नशे की दवाओं की बिक्री पर अंकुश लगाने का कार्य कर रही हैं। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने हेतु नशा मुक्ति केंद्र पर भी कार्य किया जा रहा है और नशा मुक्ति केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। देहरादून में एक स्थापित किया जा चुका है।
आगे बढ़ते हैं। अगला जो मूवमेंट है वो पानी राखो आंदोलन है। पानी राखो आंदोलन की अगर बात करें तो सच्चिदानंद भारती ने इसकी शुरुआत की थी, ये नाम आपको ध्यान रखना है। ये भी पेशे से एक शिक्षक थे और पानी की कमी को दूर करने के लिए युवाओं के साथ ये आंदोलन शुरू करते हैं। 80 के दशक के मध्य पौड़ी गढ़वाल के उपरखाल एक गांव पड़ता है, वहां से इन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया था। इसके अलावा सच्चिदानंद भारती से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, दुधातोली लोक विकास संस्थान का स्थापना किसने करी थी? तो सच्चिदानंद भारती ने करी थी। और इसके अंतर्गत ये जन जागरण कर सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर वनों की अंधाधुंध कटान को इन्होंने रुकवाया था। इस आंदोलन के अंतर्गत गठित महिला मंगल दल अपने गांव के चौमुखी विकास हेतु कार्य कर रहे हैं और ये महिला मंगल दल आज भी कार्य कर रहे हैं। अगला जो मूवमेंट है वो रक्षा सूत्र आंदोलन है। ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1994 में टिहरी के बिलंगना क्षेत्र में यह आंदोलन शुरू हुआ है और इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा ऊंचाई पर लगे वनों की कटान पर लगे प्रतिबंध को हटा लेना था और ऊंचाई पर लगे 2500 वृक्षों को चिन्हित कर काटने की अनुमति देना था। इस आंदोलन का नारा था, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। तो एक तरह से जो आंदोलन है वो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया, प्रतिबंध को रोकने के लिए 2500 वृक्षों को चिन्हित करके जो काटने की अनुमति थी उसे रोकने के लिए तो आंदोलन में नारा दिया गया था। यह नारा भी आपको ध्यान रखना है। खवाड़ा, भीटी, भिगुन, डालगांव, तिनगढ़ इत्यादि गांवों में महिलाओं द्वारा आंदोलन छेड़ दिया गया और चिन्ह वाले वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधे जाने लगे। जो चिन्ह वाले वृक्ष थे, जो 2500 वृक्षों को चिन्हित कर दिया गया था काटने के लिए, उन पर रक्षा सूत्र बांधे जाने लगे। आंदोलन के कारण चिन्ह लगने के बावजूद रयाला के वृक्ष आज तक सुरक्षित हैं। उत्तरकाशी आदि जिलों में भी इस आंदोलन का काफी प्रभाव रहा। तो ये रक्षा सूत्र आंदोलन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो मूवमेंट है ये हम उत्तराखंड हिस्ट्री के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दोबारा इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, एक तो आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप एक बार जरूर देख लीजिए, खासकर जो हमारे ज्वाइन मेंबर हैं तो आपको वो वीडियो जरूर देख लेना है, इससे आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन को डिस्कस करते हैं और इसके क्या दूरगामी परिणाम हुए वो भी साथ में समझ लेंगे। तो राष्ट्रीय कांग्रेस का श्रीनगर गढ़वाल में 1938 में अधिवेशन होता है, जिसमें कुमाऊं गढ़वाल को मिलाकर पृथक राज्य बनाने की मांग की गई थी। इस मांग का अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे जवाहरलाल नेहरू द्वारा समर्थन भी किया गया था। पृथक राज्य की मांग हेतु 1938 में श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की। ये कहाँ पर की थी? दिल्ली में की थी। और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना श्रीदेव सुमन ने कहाँ पर की थी? तो दिल्ली में की थी और बाद में इस संगठन का नाम हिमालय सेवा संघ पड़ा था। तो ये ध्यान रखना है, जनरली लोग जो है देहरादून आंसर लगा लेते हैं, लेकिन इसकी स्थापना इन्होंने दिल्ली में की थी। उत्तरांचल तथा हिमाचल को मिलाकर एक बृहद हिमालयी राज्य बनाया जाए, ये 1950 में पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन गठित किया गया था उत्तरांचल और हिमाचल को मिलाकर बृहद हिमालयी राज्य बनाने के लिए। अगेन फजल अली आयोग जो था, जो इंडिया पुनर्गठन पे काम कर रहा था, 1955 में इस क्षेत्र को पृथक राज्य का दर्जा देने हेतु उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा, जिसे तत्कालीन नेताओं के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। टिहरी रियासत के जो अपदस्थ नरेश थे, जो विलीनीकरण के कारण अपना राजपद गंवा बैठे, मानवेंद्र शाह द्वारा 1957 में अपने स्तर पर पृथक राज्य आंदोलन की मांग को बल दिया गया। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन पीसी जोशी, अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है, इसका ध्यान रखिएगा। पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया और 3 अक्टूबर 1970 को किया तथा पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग दोहराई गई। जनता पार्टी सरकार के सांसद त्रिपन सिंह नेगी के नेतृत्व में 1979 में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गई तथा बोट क्लब पर रैली का आयोजन किया गया। इसके पश्चात तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, अलग राज्य हेतु ज्ञापन इनको दिया गया। यूकेडी की स्थापना जो है जुलाई 1979 में होती है, पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में किया गया और इस दल का लक्ष्य 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर पृथक राज्य की स्थापना करवाना था। तो यूकेडी का गठन भी आपको ध्यान रखना है 1979।
ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 1984 में पृथक राज्य की मांग को लेकर गढ़वाल में साइकिल के माध्यम से 900 किलोमीटर तक यात्रा कर जागरूकता फैलाई। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 1987 में पहली बार राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई थी। अल्मोड़ा के पार्टी सम्मेलन में भाजपा ने लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को स्वीकार किया गया, परंतु प्रस्तावित राज्य में उत्तराखंड के स्थान पर उत्तरांचल नाम स्वीकार किया गया था। आगे यूकेडी के एक विधायक हुए जसवंत सिंह बिष्ट और इन्होंने 1990 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसने रखा? तो जसवंत सिंह बिष्ट ने रखा। कब रखा? 1990 में रखा। उत्तराखंड क्रांति दल ने अगेन जुलाई 1992 में गैरसैंण को जो प्रस्तावित राज्य है उसकी राजधानी घोषित किया और इसे उत्तराखंड क्रांति दल की प्रथम ब्लूप्रिंट की संज्ञा दी गई थी। तो उत्तराखंड क्रांति दल का प्रथम ब्लूप्रिंट क्या था कि इन्होंने जुलाई 1992 में गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी घोषित कर दिया था। इस निर्णय के तहत काशी सिंह एरी ने 21 जुलाई 1992 को गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली और उसका नाम चंद्रनगर घोषित किया। तो गैरसैंण का ही नाम चंद्रनगर भी घोषित किया काशी सिंह एरी ने। तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे यूपी गवर्नमेंट के, तो जनवरी 1993 में मुलायम सिंह यादव नगर विकास मंत्री रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने हेतु एक कैबिनेट समिति का गठन किया गया। तो कौशिक समिति का गठन 1993 में मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या होता है कि 1994 में कौशिक समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और ये कहती है कि पर्वतीय जिलों को शामिल कर पृथक उत्तराखंड राज्य तथा उसकी राजधानी गैरसैंण बनाने की इन्होंने सिफारिश की थी। मुलायम सिंह यादव की सरकार द्वारा यह प्रस्ताव 1994 को स्वीकार कर लिया गया तथा 8 पहाड़ी जिलों को शामिल कर अलग उत्तराखंड राज्य के गठन से संबंधित प्रस्ताव को विधानसभा के पास कराकर केंद्र सरकार को भेज दिया गया। लाल किले की प्राचीर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार उत्तराखंड निर्माण की घोषणा किसने करी थी? तो तत्कालीन जो पीएम थे एचडी देवगौड़ा, इन्होंने 15 अगस्त 1996 को उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा लाल किले की प्राचीर से की थी। फिर उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में 27 जुलाई 2000 को प्रस्तुत किया गया और जॉर्ज कमेटी के सदस्यों द्वारा 29 जुलाई को पंतनगर का दौरा किया गया और उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। देन विधेयक 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में और 10 अगस्त को राज्यसभा में पारित होता है और 28 अगस्त को तत्कालीन राष्ट्रपति का नाम भी ध्यान रखना है KR नारायणन द्वारा इसको स्वीकृति दी जाती है, यानी प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं। अंततः देश के 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ। देहरादून इसकी अस्थायी राजधानी बनाया गया और उत्तरांचल जो नाम परिवर्तन विधेयक है, ये क्वेश्चन भी बन चुका है एग्जाम में। तो 2006 के नाम से ये विधेयक है। अगर विधेयक पूछा जाए नाम परिवर्तन विधेयक तो 2006 और नाम परिवर्तन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2007 को हुआ। तो इसके तहत दोनों सदनों में दिसंबर 2006 में पारित होने के पश्चात नाम परिवर्तन की आधिकारिक जो अधिसूचना है वो 29 दिसंबर 2006 को जारी की गई और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ आंदोलन जो हमने डिस्कस किए, यहाँ पर क्विक रिवीजन में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बेगार आंदोलन किससे संबंधित था? तो कुलियों के शोषण से प्रेरित हुआ। कुली टिहरी राज्य आंदोलन ये राजा रजवाड़ों के शोषण के विरुद्ध था और डोलापाल के आंदोलन सामाजिक आंदोलन था। जयनंद भारती मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत पर्यावरण से संबंधित। चिपको मूवमेंट गौरा देवी पर्यावरण से संबंधित। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है और उनसे रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। पानी राखो आंदोलन अगेन पर्यावरण से संबंधित था। रक्षा सूत्र आंदोलन ये भी पर्यावरण से संबंधित था और खटीमा और रामपुर तिरहा कांड ये पृथक राज्य से संबंधित आंदोलन थे और ये इनकी डेट्स मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर ताकि आप लोग स्वयं सर्च करो और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो खटीमा कांड कब हुआ? खटीमा कांड की डेट बताइए। रामपुर तिरहा कांड की डेट बताइए। आज क्वेश्चन नहीं थे तो ये मैंने छोड़ रखे हैं आपके लिए। और साथ में मसूरी कांड भी एक हुआ था। तो मसूरी कांड, खटीमा कांड और
रामपुर तिराहा कांड। 3 क्वेश्चन आपके लिए आज के हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करने हैं। कुछ मेमोरेबल फैक्ट आपके लिए अंत में है। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग बद्रीदत्त पांडे के द्वारा की गई। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना श्री देव सुमन ने की 1939 में। चमोली के रैणी गांव में गौरा देवी के नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया, चिपको मूवमेंट। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 1979 में हुई। प्रथम अध्यक्ष इसके डीडी पंत थे। गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का गठन 1928 ईस्वी में जयंत भारती के द्वारा किया जाता है। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना था। इसके अलावा कुली बेगार आंदोलन कुलियों को शोषण से प्रेरित था। इसका नेतृत्व बद्रीदत्त पांडे जी ने किया और इस आंदोलन के अंतर्गत ही इन्हें कुमाऊं केसरी की उपाधि प्रदान की गई थी। डोलापाल के आंदोलन शिल्पकारों बनाम सवर्ण दूल्हा आंदोलन से था, जो कि एक सामाजिक आंदोलन था। मैती आंदोलन एक पर्यावरणीय आंदोलन था, जिसमें दूल्हा तथा दुल्हन शादी के बाद एक वृक्ष लगाते हैं। तो ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। चिपका आंदोलन की शुरुआत गौरा देवी ने की और चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने इसे शिखर तक पहुंचाया। चंडी प्रसाद भट्ट को इसके लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। आगे पानी राखो आंदोलन पानी की कमी को दूर करने के लिए था और रक्षा सूत्र आंदोलन ऊंचाई के वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए था। खटीमा गोलीकांड और रामपुर तिराहा कांड पृथक उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के अंतर्गत थे। उत्तराखंड में ढांडक जो आंदोलन था ये मजदूरों से संबंधित था। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई, ये तो हम हिस्ट्री में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में होती है और कुली बेगार तथा डोलापाल की 2 प्रमुख जन आंदोलन थे जो ब्रिटिश शासन के दौरान हुए थे। कुली बेगार आंदोलन कुलियों के शोषण के विरुद्ध था, जिसका नेतृत्व बद्रीदत्त पांडे ने किया। वहीं डोलापाल के आंदोलन सामाजिक भेदभाव के विरोध में था और इसका नेतृत्व जो है वो जयानंद भारती के द्वारा किया गया था। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट हमने डिस्कस किए। ऐसे आंदोलन है सभी एग्जाम्स की दृष्टि से 1-2 नंबर काफी आपके बन सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और हेल्पफुल लगता है तो लाइक आपको ज़रूर करना है और अपने ऐसे दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाना है जिनको नीड है ऐसे कोर्स की। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।